व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी ब्लास्टर। कैसे हो बच्चे लोग? होप आप लोग मज़े में होगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे और अपना लाइफ एंजॉय कर रहे होगे। ठीक है, हाँ हाँ भाई, पढ़ाई के साथ ही होता है एंजॉयमेंट। चलो आगे चलते हैं, हम लोग वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और जो भी आपके डाउट्स है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। और साथ में आप लोगों को यदि प्रीवियस वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट आप लोग चेक करो, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। विच डेट्स, यहाँ से हमको स्टार्ट करना है। हम लोगों ने डेट्स के बारे में पढ़ा था कि क्यों इंपॉर्टेंट है, किस लिए इंपॉर्टेंट है, और आगे हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट है। बाय व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज़ अ सेट ऑफ डेट्स एज इंपॉर्टेंट। ठीक है, किस क्राइटेरिया के बेसिस में हम लोग किसी भी डेट को इंपॉर्टेंट चूज़ करते हैं, ये हमको देखना है। तो ये आपका अगेन एक क्वेश्चन है जिसका आंसर हो सकता है। ठीक है, मैं मार्क कराते जाऊँगी जहाँ भी इंपॉर्टेंट हो। द डेट्स वी सिलेक्ट द डेट्स अराउंड विच वी कंपोज आर स्टोरी ऑफ द पास्ट आर नॉट इम्पॉर्टेंट ऑन देयर ओन। ठीक है, ऐसे डेट्स जिसको हम कंपोज करते हैं जो हमारे आसपास है वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। दे बिकम वाइटल। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हम लोगों ने उसको सेलेक्ट किया है या हमको अच्छा लग रहा है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है। दे बिकम वाइटल इसलिए इंपॉर्टेंट है, वाइटल है बिकॉज वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स एज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, हम किसी पर्टिकुलर इवेंट के बारे में, मतलब जो घटनाएं घटी हैं हमारे पास्ट में उसके बारे में हम जानना चाहते हैं, इसलिए डेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी पर्टिकुलर एक दिन को हम याद करके उसको इम्पॉर्टेंट नहीं बना सकते हैं। ठीक है, इफ़ आर फोकस ऑफ द स्टडी चेंजेस वी बिगिन टू लुक एट न्यू इशूज़, अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल अपीयर सिग्निफिकेंट। ठीक है, हम लोग एक इशू के बारे में, सपोज मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे हम लोग 15 अगस्त जब भी सोचते हैं, 15 अगस्त 1947, हमारे माइंड में एक ही चीज़ क्लिक करती कि उस दिन इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था। क्यों? क्योंकि हम जानना चाहते हैं, हम उस इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारी कंट्री से रिलेटेड है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि 15 अगस्त 1947 को सिर्फ और सिर्फ एक ही इवेंट हुआ था। हो सकता है और बहुत कुछ हुआ रहा होगा, हो सकता है चाइना में कुछ हुआ रहा होगा, हो सकता है अफ्रीका में कुछ हुआ रहा होगा, लेकिन हम वहाँ पे फोकस नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसलिए डेट्स इस वजह से इम्पॉर्टेंट है कि हम एक पर्टिकुलर इवेंट को फोकस करते हैं। आई होप आप लोगों को ये इस एग्जांपल से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। कंसिडर एन एग्जांपल इन द हिस्ट्रीज रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वॉज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, देखो इंडिया की जो हिस्ट्री है उसको दो एस्पेक्ट्स में पढ़ा जाता है, दो तरीके से पढ़ा जाता है। एक ब्रिटिश हिस्टोरियंस के लिखे हुए एस्पेक्ट्स में पढ़ा जाता है, मतलब ब्रिटिशर्स ने इंडिया की हिस्ट्री को किस हिसाब से देखा है, और एक इंडियन हिस्टोरियंस के हिसाब से भी पढ़ा जाता है कि इंडिया के जो हिस्टोरियंस थे, ठीक है, उन्होंने इंडिया की हिस्ट्री को किस हिसाब से देखा है। तो ब्रिटिशर्स क्या मानते थे? ब्रिटिशर्स मानते थे कि हर गवर्नर जनरल, आप लोगों को पता होगा कि अलग अलग गवर्नर जनरल्स आते थे। गवर्नर जनरल का जो पोस्ट था ना, वो आज की डेट में प्रेसिडेंट के इक्वल होता था। ठीक है, वो ब्रिटिशर्स होते थे। तो वो ये मानते थे, दीज हिस्ट्रीज बिगन विद द रूल ऑफ द फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स एंड एंडेड विद द लास्ट वाइस रॉय लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगेन इसको मैं आपको मार्क करा देती हूँ, बिल्कुल मिस नहीं करना है। ठीक है, ये फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, एंड लास्ट गवर्नर जनरल जो था, लास्ट जो था वॉइस रॉय। ठीक है, गवर्नर जनरल के पोस्ट को बाद में वॉइस रॉय बोला जाने लगा था। तो ये कौन था? तो इन चीज़ों को आपको जो है मार्क करते हुए चलना है। ठीक है, कि फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था आपका, वॉरेन हेस्टिंग था, एंड जो था लास्ट वॉइस रॉय कौन था, वो था लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको मार्क करते हुए ही चलना है। आगे चलते हैं। इन सेपरेट चैप्टर्स वी रीड अबाउट द डीड्स ऑफ अदर हेस्टिंग्स। ठीक है, और कुछ वॉइस रॉयर्स थे जिनके भी हमने डीड्स, मतलब उनके भी काम के बारे में देखा था। जैसे हेस्टिंग था, वॉरेन हेस्टिंग अलग था, हेस्टिंग अलग था। वेलेस्ली था, ठीक है, बेंटिक है, डलहाउजी हो गया, कैनिंग हो गया, लॉरेंस हो गया, लिटन हो गया, रिपन हो गया, कर्जन हो गया, हार्डिंग हो गया, इरविन हो गए। ये सब क्या थे? ये सब वॉइस रॉयर्स थे। ठीक है, मतलब ब्रिटिशर्स ये इस टाइप के लोग होते थे। देखो फिगर 3 में दिखा हुआ है आपको, वॉरेन हेस्टिंग्स दिख रहा है। ठीक है, आराम से बैठा हुआ है, ये जो है आपके वॉरेन हेस्टिंग्स है। आप अपनी बुक में इसको देखो और पहचानो, कभी मिल जाए तो कहीं। ठीक है, मतलब पिक्चर मिल जाए तो कहीं। ठीक है, ऑल द डेट्स इन द हिस्ट्री बुक्स वी लिंक टू दीज पर्सनैलिटीज टू देयर एक्टिविटीज, पॉलिसीज, अचीवमेंट्स। इट वॉज एज इफ देयर वॉज नथिंग आउटसाइड देयर लाइफ दैट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम हिस्ट्री देखते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ इनके काम के बारे में, इनकी पॉलिसीज़ के बारे में देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा इंटरेस्ट जो है वो वहीं पर है, हमारा इंटरेस्ट इनकी पर्सनल लाइफ में कभी नहीं रहा है। तो ये एक तरीका है हमारा, क्या है, हिस्ट्री को देखने का, हिस्ट्री को जानने का। इट वॉज हाँ, मतलब ऐसा है कि इनकी लाइफ से आगे तो हमारे लिए कुछ था ही नहीं कि ये लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं है मतलब कि
हिस्ट्रीज को हम किस हिसाब से देखते हैं, जो हमारे लिए जिस तरीके से हम देखना चाहते हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उन्हीं के हिसाब से हम हिस्ट्री को देखते हैं। द क्रोनोलॉजी ऑफ देयर लाइफ्स मार्क्ड बाई डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो इनकी क्रोनोलॉजी क्या थी? क्रोनोलॉजी मतलब सीक्वेंस की, कौन से वॉइसरॉय के बाद कौन सा वॉइसरॉय आया था, कौन से गवर्नर जनरल के पास कौन सा गवर्नर जनरल आया था। तो ये क्या था? ये अलग अलग इवेंट्स को, अलग अलग चैप्टर्स को बताता है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में। ठीक है, आगे चलते हैं। कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन अ डिफरेंट वे? क्या हम ये जो हिस्ट्री हुई थी जिसको हम लोग अभी पढ़ते हैं उसको हम डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, हाउ डज वी फोकस ऑन द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेस इन इंडियन सोसाइटी विद इन द फॉर्मेट ऑफ दिस हिस्ट्री ऑफ गवर्नर जनरल्स। ठीक है, तो ये हमारे विज़न के ऊपर डेवलप करता है कि हम हिस्ट्री को किस विज़न से देखें। हम गवर्नर जनरल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हम ब्रिटिश हिस्टोरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, या हम इंडियन हिस्टोरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और हम लोग चाहें तो हम इंडियन सोसाइटी को एक अलग ही विज़न दे सकते हैं, अलग तरीके से देख सकते हैं और उसके बारे में लिख सकते हैं, और कल की डेट में वही हिस्ट्री बन जाएगी और आपके नाती पोते उसी को पढ़ेंगे। चलो आगे चलते हैं, अब ज़्यादा ही सपनों में नहीं खो जाना। ठीक है, पढ़ाई करो। When we write history or a story, we divide it into chapters। हम हिस्ट्रीज को एक साथ नहीं लिख सकते ना, इसको अलग अलग चैप्टर्स में, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वाई डू वी डू दिस? क्यों करते हैं भाई हम ऐसा अलग अलग पार्ट्स में? इट इज़ टू गिव ईच चैप्टर सम कोहेरेंस। ठीक है, मतलब हर चैप्टर को कुछ इंपॉर्टेंस देने के लिए ऐसा किया जाता है। इट इज़ टू टेल अ स्टोरी इन अ वे दैट मेक्स सम सेंस एंड कैन बी फॉलोड। तो ये इसलिए भी किया जाता है ताकि किसी भी कहानी को, किसी भी स्टोरी को कोई सेंस दिया जाए। ऐसा तो है नहीं कि सपोज जैसे मैं आपको अभी डेट्स पढ़ा रही हूँ, साथ में मैं सारा का सारा हिस्ट्री का चैप्टर एक साथ पढ़ा दूँ। यदि मैं ऐसा करती हूँ तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, हौच पौच हो जाएगा। इसीलिए अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है ताकि आपको सारी चीज़ें जो है सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस क्लियर हो। ठीक है, इन द प्रोसेस वी फोकस ओनली ऑन दोज इवेंट्स दैट हेल्प अस टू गिव शेप टू द स्टोरी वी आर टेलिंग। ठीक है, तो और हम लोग हर एक इवेंट को नहीं मेंशन कर सकते हैं, हम सिर्फ उन्हीं इवेंट्स को मेंशन करते हैं जो हमको एक क्रोनोलॉजी दे, एक सीक्वेंस दे हिस्ट्री का, और हम लोग जो एक आइडल तरीके से हिस्ट्री को समझ पाए कि पास्ट हमारा कैसा था। ठीक है, इन द हिस्ट्रीज दैट रिवॉल्व अराउंड द लाइफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स द एक्टिविटीज ऑफ इंडियंस सिंपली डू नॉट फिट। ठीक है, तो हम जब लोग ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स की हिस्ट्रीज देखते हैं तो हम इंडिया की हिस्ट्री को या इंडियंस की हिस्ट्री को अवॉइड कर देते हैं। दे हैव नो स्पेस, उनके लिए कोई स्पेस नहीं छोड़ता। व्हाट देन डू वी डू? तो हम लोग क्या करना चाहिए हमको? क्लियरली वी नीड अनदर फॉर्मेट ऑफ आर हिस्ट्री। ठीक है, तो इसीलिए हमको क्या चाहिए कि हमको एक अलग ही फॉर्मेट होना चाहिए जिससे हम हिस्ट्री को अलग विजन से देखें, अलग नज़रिए से देखें। दिस वुड मीन दैट द ओल्ड डेट्स विल नो लॉन्गर हैव द सिग्निफिकेंस दे अर्लियर हैड। तो यदि आप हिस्ट्री को नए तरीके से देखना शुरू करोगे ना, और आप जो है फोकस वो ब्रिटिशर्स के ऊपर ना डाल के इंडियंस के ऊपर डालोगे, तो आपको एक अलग ही विज़न डेवलप होगा हिस्ट्री का, और फिर जो पुराने डेट्स हैं उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगा नए डेट्स के सामने, जो आप खुद डिस्कवर करोगे। अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल बिकम मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो। ठीक है, और हमारे लिए जो नए सेट ऑफ डेट्स हैं जो हम निकालेंगे वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं अपन। ठीक है, हाउ डू वी पीरियडाइज। ठीक है, हम लोग पीरियडाइज कैसे होते हैं? हम लोग एक बोल सकते हो एक सीक्वेंस में, एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में कैसे आते हैं। इन 1817 जेम्स मिल अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर पब्लिश्ड अ मैसिव 3 वॉल्यूम बुक। ठीक है, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इससे क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि 1817 में, ठीक है, 1817 में एक फिलोसोफर था, स्कॉटिश फिलोसोफर था जेम्स मिल। उसने कौन सी बुक पब्लिश की थी? ठीक है, तो उसने कौन सी बुक पब्लिश की थी भाई? उसने पब्लिश किया था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, कौन सी बुक उसने पब्लिश की थी? अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसको अगेन मैं क्या करती हूँ, इसको अगेन मैं जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट मार्क करके चलती हूँ। ठीक है, यह हो गया आपका इम्पॉर्टेंट कि जेम्स मिल ने कौन सी बुक डिस्कवर की थी? तो अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया डिस्कवर की थी। ठीक है, कौन सी ईयर में की थी? 1817 में की थी। आगे चलते हैं अपन। इन दिस ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पार्ट्स, 3 पीरियड्स। ठीक है, तो इसने इंडियन हिस्ट्री को कितने पीरियड्स में डिवाइड किया था? 3। पहला था हिंदूज, सेकंड था मुस्लिम्स एंड थर्ड था ब्रिटिश। ठीक है, हिंदूज, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। मतलब एक जो पीरियड था, एक जो टाइम था, जो एंशिएंट इंडिया का टाइम था, वो हिंदूज के बारे में ज़्यादा फोकस था,
जो मॉडर्न इंडिया का टाइम था वो मुस्लिम्स में, एंड सॉरी जो मेडिवल इंडिया का टाइम था वो मुस्लिम्स में, एंड जो मॉडर्न इंडिया का टाइम था वो ब्रिटिशर्स में ज़्यादा फोकस्ड था, ठीक है। दिस पीरियडाइजेशन केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड, और इस पीरियडाइजेशन को बहुत ज़्यादा लोगों ने एक्सेप्ट किया था। कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विद दिस वे ऑफ लुकिंग एट इंडियन हिस्ट्री? क्या आपको लगता है कि इंडियन हिस्ट्री को ऐसा देखना गलत है या इससे कोई प्रॉब्लम है? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। वाई डू वी, और हाँ क्यों लगता है ये भी बिल्कुल बताना है, इससे मेरे को भी पता चलेगा कि आपके विजन्स किस तरीके से डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। और जो भी डाउट्स हो वो भी आप कमेंट करके बता दीजिए। वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इंटू डिफरेंट पीरियड्स? हम लोग क्यों कोशिश करते हैं हिस्ट्री को डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड करने की? वी डू सो इन अ अटेम्प्ट टू कैप्चर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टाइम, इट्स सेंट्रल फीचर्स एज दे अपीयर टू अस। हम लोग इसलिए कोशिश करते हैं कि यदि हम अलग अलग पार्ट्स में करेंगे तो हम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक किसी एक टाइम के बारे में, किसी एक पीरियड के बारे में जान सकेंगे। जैसे सपोज हम लोग जो है हिस्ट्री देखना चाह रहे हैं, ठीक है, 14th सेंचुरी से 15th सेंचुरी के बीच में, तो हम लोग क्या है उस हिस्ट्री को, उस टाइम को 14th से 15th सेंचुरी के बीच के टाइम को कोई भी नाम दे देंगे और फिर उसके सारे इवेंट्स को लाइन बाय लाइन लिखेंगे, ठीक है। 1401 में क्या हुआ था, मतलब इस तरीके से जो है 1301 में क्या हुआ था, यहाँ से अपन शुरू करते 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 आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग हिस्ट्री को पूरा का पूरा सीक्वेंस में अरेंज करेंगे। सो द टर्म्स थ्रू विच वी पीरियडाइज, दैट इज डिमार्केट द डिफरेंस बिटवीन पीरियड्स बिकम इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो इसीलिए अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड किया गया है ताकि हम चीज़ों को अच्छे से पढ़ सकें। दे रिफ्लेक्ट आर आइडियाज़ अबाउट द पास्ट, ये हमारे आइडियाज़ को दिखाता है जो हम पास्ट के बारे में सोचते हैं। दे शो हाउ वी सी द सिग्निफिकेंस ऑफ आर चेंज फ्रॉम वन पीरियड टू नेक्स्ट, और ये भी बताता है कि हम लोगों ने कितना चेंज किया है अपने आप को, हमारी सोसाइटी कितनी चेंज हुई है पहले से लेके अभी तक के। मिल थॉट दैट ऑल एशियन सोसाइटीज वर एट अ लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोप, ठीक है। जो जेम्स मिल था ना वो क्या सोचता था, ठीक है, वो ये सोचता था कि सारी की सारी जो एशियन सोसाइटीज़ है ना, ठीक है, वो कम सिविलाइज्ड है, ठीक है। किसके कंपैरिजन में लेस सिविलाइज्ड है? वो जो है वो यूरोप कंट्री के भी, यूरोपियन कंट्रीज या यूरोप कॉन्टिनेंट्स के कंपैरिजन में एशियन जो कंट्रीज़ है या एशियन सिविलाइजेशन है वो कम सिविलाइज्ड है। मतलब हम लोग जो थे, इंडियंस जो थे, वो असभ्य थे, ऐसा जेम्स मिल का मानना था, ठीक है। क्या आप लोग इसकी बात से एग्री हो? मैं तो नहीं हूँ भाई। आगे चलते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री, बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, हिंदू मुस्लिम डिस्पोट्स रूल द कंट्री, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, जेम्स मिल का ये मानना था कि जब तक के ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं आए थे तब तक के हिंदूज और मुस्लिम जो थे वो डिस्पोट्स बन गए थे, मतलब तानाशाह बन गए थे और अपने अपने हिसाब से रूल कर रहे थे इंडिया में। रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट टाबूज एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस डोमिनेटेड सोशल लाइफ, ठीक है। और ये भी माना जाता था कि जो हिंदूज और मुस्लिम्स जो थे उनके बीच में जो रिलीजियस इंटॉलरेंस था, मतलब धर्म को लेकर लड़ाई होती थी, कास्ट टाबूज थे, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र के बीच में बहुत ज़्यादा भेदभाव था। और उसके अलावा सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस थे, जो अंधविश्वास वगैरह होता है ना, बलि देना, जादू टोना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, जो कि काफ़ी हद तक सही भी बोला गया है कि हाँ भाई ये चीज़ें तो थी इंडिया में, जो ख़त्म होना ज़रूरी था। आगे चलते हैं। ब्रिटिश रूल मिल फेल्ट कुड सिविलाइज्ड इंडिया, तो जेम्स मिल का ये मानना था कि ब्रिटिशर्स का जो रूल था इंडिया में वो इंडिया को सिविलाइज कर सकता था, सभ्य बना सकता था। टू डू दिस इट वॉज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस इन यूरोपियन मैनर्स, आर्ट्स, इंस्टीट्यूशंस एंड लॉज इन इंडिया। और जेम्स मिल को ये भी लगता था कि इंडिया को सिविलाइज बनाने के लिए यूरोपियन तरीके से, यूरोपियन के मैनर्स, आर्ट्स, इंस्टीट्यूशंस, मतलब जो भी कॉलेज स्कूल के पैटर्न्स है वो सारी चीज़ें, ये या जो यूरोप के लॉज है, ये सबको इंडिया में इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी है, इंडिया में लाना ज़रूरी है। मिल इन फैक्ट सजेस्टेड दैट द ब्रिटिश शुड कंक्वेयर ऑल द टेरिटरीज इन इंडिया टू इंश्योर द एनलाइटनमेंट एंड हैप्पीनेस ऑफ द इंडियन पीपल। ब्रिटिशर्स का मानना ये था कि जेम्स मिल का मानना ये था कि ब्रिटिशर्स को इंडिया की सारी टेरिटरीज़ को कैप्चर कर लेना चाहिए ताकि वो जो है वो अपने हिसाब से इंडिया को चेंज कर सके और इंडिया के लोगों का भला कर सके, उनको सिविलाइज्ड बना सके, उनको सभ्य बना सके, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। फॉर इंडिया वॉज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोग्रेस विदाउट
ब्रिटिश हेल्प, और वो ये भी मानते थे कि इंडिया जो है वो ब्रिटिशर्स की हेल्प के बिना प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। ठीक है, इंडिया जो है वो ब्रिटिशर्स की हेल्प के बिना क्या प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि इसकी जो जेम्स मिल की बातें वो सही थी? देखो आई थिंक, तो मैं ऐसा कुछ पर्सनली बोल नहीं रही हूँ, बट कुछ लिमिट तक के सही था कि सुपरस्टिशियस बिलीफ या कास्ट टाबूज तो इंडिया में था, लेकिन ये भी नहीं था कि इंडिया टोटली सिविलाइज्ड ही नहीं था। तो इस वजह से ये जो है 50-50 वाला हिसाब है, और आप लोगों को जो चीज़ें सही लगती है वो आप लोग करो, लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज़ द बेस्ट। ठीक है, और इसके साथ हम लोग आज का जो सीरीज़ है आपका वो यहीं पर ओवर करते हैं। बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, और तब तक के आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्लियर करो, और साथ में जो है अच्छे से पढ़ाई करो भाई। और पहले के जो वीडियोस देखने हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और तब तक के लिए जो है गुड बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना हो सके शेयर करो, क्योंकि ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है। और बेल आइकॉन प्रेस करो, ठीक है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए मस्ती में रहो, अच्छे से पढ़ो। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।